Now we are going to start the most important topic of the electricity chapter, Ohm's law. सबसे पहले तो जानिए ओम्स लॉ क्या कहता है और ये किसका माने क्या इसका क्या स्टेटमेंट है और ये क्या बताता है. तो ओम्स लॉ गिव्स अ रिलेशन बिटवीन करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस. तो याद रखिएगा, करंट यानी आई, पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि भी, इस दोनों में एक परफेक्ट रिलेशन बताने का काम ओम ने किया और सबसे महत्वपूर्ण वर्क था इलेक्ट्रिसिटी के लिए. इसलिए इसको हमने बताया कि सबसे महत्वपूर्ण ये टॉपिक है. ओम्स लॉ गिव्स ए रेसिस्टेंस. पूछता भी है कि अगर ये ऑब्जेक्टिव के तौर पर कि ओम्स किसके बीच में रिलेशन बताता है, ओम्स लॉ जो है वो किसके बीच में रिलेशन बताता है, तो याद रखिएगा करंट और पोटेंशियल डिफरेंस आई और भी के बीच में. क्या है स्टेटमेंट इसका? तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स. यानी कि अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाए तो उस कंडीशन में किसी कंडक्टर से होकर के करंट जो पास करेगा वो टोटली डिपेंड करेगा उस कंडक्टर के दोनों एंड के पोटेंशियल डिफरेंस पर. ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. यानी कि देखिए आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी. तो जब आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी है तो हम ये भी तो कह सकते हैं भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई है. यानी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है? अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा. यानी पोटेंशियल डिफरेंस अगर बढ़ जाए तो करंट बढ़ जाएगा, और करंट बढ़ रहा है तो इसका मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ रहा है. तो आप जानते हैं कि जब प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो कोई ना कोई तो कांस्टेंट लगाना पड़ेगा. तो V इक्वल टू आर इंटू आई. यहाँ आर कांस्टेंट यूज किया गया है. आर इज ए कांस्टेंट कॉल्ड रेसिस्टेंस. ठीक है ना, इसको रेसिस्टेंस, इस आर को रेसिस्टेंस कहते हैं. तो V इक्वल टू आर इंटू आई. ये देखिए कितना, ये एक अपने आप में एक फॉर्मूला बन गया, बहुत यूज का है ये फॉर्मूला. तो क्या देखा आपने? व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ ओम्स लॉ? एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज directly proportional to the potential difference across the ends. If I is current and V is potential difference, then according to Ohm's law, I directly proportional to V. It means you can write it also V directly proportional I. So V equal to R into I. Why we have written R here? Because जब हम लोग प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो कोई वहाँ कांस्टेंट यूज करते हैं, तो इसलिए ये आर जो है कांस्टेंट के तौर पर यूज किया गया है. और इस आर को हम लोग किस नाम से जानते हैं, क्या बोलते हैं? तो रेसिस्टेंस बोलते हैं. अब इसी से देखिएगा और फॉर्मूला तो ये, जब V इक्वल टू आर इंटू आई है और मुझे I का वैल्यू निकालना हो तो ऑटोमेटिक R इधर जाएगा तो क्या करेगा? डिवाइड करेगा. तो I इक्वल टू V बाई आर, ये भी फॉर्मूला हो गया. तो अब देखिए क्या है, I इक्वल टू V बाई आर आप बोल रहे हैं, तो I और V के साथ क्या रिलेशन है? दोनों ऊपर है यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. R देखिए नीचे है यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. यानी आप कह सकते हैं कि द करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस. देखिए यहाँ पर है I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है V के और I इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रेसिस्टेंस के. I इक्वल टू V बाई आर का मतलब तो यही हुआ. यानी इससे क्या दिख रहा है, ये V ऊपर है, इसका मतलब है V बढ़ेगा तो I बढ़ेगा. लेकिन अगर R अगर बढ़ने लगे तो I क्या हो जाएगा? घट जाएगा. इसका मतलब देखिए क्या है, यानी कि आप बोल रहे हैं करंट यानी I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V एंड I इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R. तो पहले हम डायरेक्टली वाले का मतलब समझें. इफ पोटेंशियल इज हाफ्ड, अगर मान लीजिए V हाफ हो जाएगा तो ऑटोमेटिक इसका प्रभाव I पर भी पड़ेगा और डायरेक्टली पर प्रभाव पड़ रहा है इसलिए I भी हाफ हो जाएगा. ठीक है, अगर जो है अगर जितना भी वोल्टेज रहा हो, जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस है, उसमें जो भी करंट दौड़ रहा होगा, अगर भी उसका हाफ हो जाए तो ऑटोमेटिक करंट भी हाफ हो जाएगा. और अगर पोटेंशियल डिफरेंस डबल हो गया है तो इसका मतलब है कि करंट भी वहाँ पर डबल हो जाएगा. ये इसके कहने का सेंस है. चूँकि भी आप बोल रहे थे कि आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू भी, तो ऑटोमेटिक है V अगर घटेगा तो I भी घटेगा, V अगर बढ़ेगा तो I भी बढ़ेगा. अब आते हैं रेसिस्टेंस पर. क्योंकि रेसिस्टेंस पर आपने क्या लिखा था I इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस. इसका मतलब क्या है कि लेस रेसिस्ट क्या कहते हैं, ये आपका मोर रेसिस्टेंस. अगर रेसिस्टेंस का वैल्यू बढ़ रहा है
अगर रेसिस्टेंस बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक करंट डाउन हो जाएगा, यानी कि लेस करंट हो जाएगा। अगर लेस रेसिस्टेंस रहेगा तो मोर करंट हो जाएगा। ठीक है, तो इजीली आप लोग समझ गए होंगे। फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। ओम ने करंट और पोटेंशियल डिफरेंस में एक रिलेशन बताया। क्या रिलेशन बताया? तो उन्होंने कहा कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो किसी कंडक्टर से जो करंट फ्लो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उस पोटेंशियल डिफरेंस के जो उस कंडक्टर के दोनों एंड्स में देखने को मिल रहा है। यानी कि आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी, तो हम इसको यह भी कह सकते हैं भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई, यानी भी इक्वल टू आर इंटू आई। आर यहाँ रेसिस्टेंस है जो कि कांस्टेंट है। ठीक है, इसी से एक फार्मूला मिल गया आई इक्वल टू वी बाई आर, जो ये बता रहा है कि करंट जो होता है वह पोटेंशियल डिफरेंस से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन उसके रेसिस्टेंस से, कंडक्टर के रेसिस्टेंस से जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि अगर रास्ते में मान लीजिए आपका रास्ते में जैसे जैसे अगर रेसिस्टेंस बढ़ते जाएगा, ऑटोमेटिक है, जैसे मान लीजिए आपके घर में ज़्यादा रेसिस्टेंस का मतलब क्या समझ रहे हैं, जैसे बल्ब आपका रेसिस्टेंस है, ट्यूबलाइट रेसिस्टेंस है, जितना भी इलेक्ट्रिक गजट है वो सब रेसिस्टेंस है, वो करंट को रोक के अपने पास ले रहा है। तो अगर जितने ही ज़्यादा गजट हो जाएगा तो ऑटोमेटिक क्या है, करंट कम हो जाएगा, करंट कम मिलने लगेगा। ऐसा थोड़े है कि करंट उसके बाद बहुत ज़्यादा निकलने लगेगा, नहीं। तो यही वो बताना चाहता है कि अगर रेसिस्टेंस बढ़ रहा है तो करंट कम होगा, और अगर रेसिस्टेंस कम हो रहा है तो इसका मतलब करंट ज़्यादा होगा। उसी तरह है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसलिए कि अगर इसका मतलब है भी बढ़ेगा तो आई भी बढ़ेगा, भी घटेगा तो आई भी घटेगा। ओके, ये ओम्स लॉ हो गया। अगला जो हम वीडियो बनाएंगे उसमें केवल रेसिस्टेंस और न्यूमेरिकल की बात होगी। ओके, बाय।